नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थकों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जाट समुदाय के लोगों को वोट के लिए धमकी देते नजर आए। समाजवादी पार्टी के कैराना के उम्मीदवार नाहिद हसन इस समय मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके लिए चुनाव प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उनके समर्थकों का लोगों से वोट की अपील करने का एक ऐसा ही वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने शेयर किया, जिसमें शामली से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी के सामने नाहिद हसन के समर्थक जाट समुदाय के लोगों को धमकी देते नजर आए। एक समर्थक की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि वो प्रसन्न चौधरी को धमका रहा है कि अगर कैराना में जाट समुदाय का वोट नाहिद हसन को नहीं मिला तो वो शामली में भी ऐसा नहीं होने देगा और वहाँ प्रसन्न चौधरी को जाट समुदाय का वोट नहीं मिलने देगा। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियां नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश हैं कि जाति के आधार पर कोई वोट की अपील नहीं की जाएगी, लेकिन पश्चिमी यूपी की हॉट सीट कहे जाने वाले कैराना में नाहिद हसन के समर्थकों पर ऐसा ही करने का आरोप लगा, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि जाट समुदाय के वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कैराना में जाट समुदाय के वोटरों की आबादी करीब 24,000 है। मतलब यह कि जाट वोटर चुनाव में हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से नाहिद हसन के समर्थकों ने धमकी दी कि अगर कैराना में जाट वोटरों ने दगा दिया तो शामली में भी वही होगा, क्योंकि वहां करीब 90,000 जाट समुदाय के वोटर हैं। माना जा रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सियासी लड़ाई जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच है, जिससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि कैराना में भी ये नाराजगी है, क्योंकि खबर है कि जाट समुदाय के वोटरों का एक हिस्सा जेल में बंद नाहिद हसन को वोट करने के पक्ष में नहीं है। 100 बात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से उनके लिए उनकी बहन इकरा हसन और उनके समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान नाहिद हसन के समर्थकों पर कैराना में जाट समुदाय के वोटरों को धमकाने का आरोप लगा और उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही राज्य के कुछ हिस्सों में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें बागेश्वर से बालकृष्ण भी शामिल हैं, जो टिकट नहीं मिलने से इतना दुखी हुए कि वो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हरीश रावत जी ने मेरे पर बिल्कुल भी दया नहीं की। उधर रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश ऐसी ही नाराजगी देखने को मिली। वहां पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को टिकट नहीं मिलने से खफा उनके समर्थकों ने अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम निर्दलीय के रूप में मातबर सिंह कंडारी जी को चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। इसके अलावा भीमताल सीट पर स्वतंत्रता सेनानी डूंगर सिंह की बहू पूनम बिष्ट ने अपने पति गोपाल बिष्ट को टिकट नहीं मिलने पर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि पौड़ी सीट पर नवल किशोर को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने से गुस्साए कांग्रेस नेता तामेश्वर आर्य ने पार्टी छोड़ दी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 100 बात की एक बात है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपनी 11 उम्मीदवारों की इस दूसरी लिस्ट में 10 नए चेहरों को मैदान में उतारा, जिनमें बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति रावत को लैंसडाउन सीट से टिकट मिला। मगर टिकट कटने से पार्टी के कुछ नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्नाव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे ने उसकी बेटी को कई दिनों से बंधक बनाकर रखा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब इससे परेशान होकर उस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त घटी जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तभी उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्नाव पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता के सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। बताया गया कि उन्नाव में उस महिला की बेटी का अपहरण पिछले साल 8 दिसंबर को हुआ था। 100 बात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी के जिस पूर्व नेता के बेटे पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया गया, उन्हें समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और लखनऊ में हुई इस घटना के बाद उनके बेटे पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे।
अपने इस दौरे में वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वो जलंधर में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यूपी के संभल जिले की असमोली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के विरोध का एक वीडियो वायरल हो गया। यह विरोध विपक्ष के समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, जिसके वायरल वीडियो में विपक्ष के समर्थक बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र सिंह को घेरे नजर आए। विरोध करने वाले ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते भी दिखे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। हम भैया आपके गांव में आए हैं अतिथि के तौर पर। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसी बीच वीडियो में नजर आ रहे भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ समर्थकों ने दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की याद बीजेपी उम्मीदवार को दिलाई। सरकार ने हमारे ऊपर पानी डलवाया, गोलियां चलवाई, कीले गड़वा दें। बहस का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसका विपक्ष के कुछ समर्थकों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि असमोली विधानसभा सीट बनने के बाद 2012 और 2017 में इस पर 2 बार चुनाव हुए और दोनों ही दफा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन इस बार वहां से जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गानों के जरिए भी सियासी दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी सरकार की तारीफ में एक गाना सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी एक गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया जो उसी गाने की तर्ज पर है। यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। गानों की इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी कूद पड़ी। उन्होंने रवि किशन के गाने की लय पर ही एक गाना गाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। इससे पहले रवि किशन ने इसी महीने की 15 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपना गाना शेयर किया था। यूपी में सब्बा देखबो न रहल अब्बा। यूपी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में ये तीनों वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों की रेस में चौथे चेहरे की एंट्री हो गई और यह चेहरा है सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा का। इससे पहले इस रेस में केवल चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था। लेकिन पंजाब कांग्रेस की ओर से एक नया वीडियो जारी होने के बाद सीएम पद की दौड़ में सांसद प्रताप सिंह बाजवा की भी एंट्री होती नजर आई। इस वीडियो में कांग्रेस नेताओं को हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के किरदारों में बदल दिया गया। सबसे पहले चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ दिखे और उनके बाद एंट्री हुई नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा की। इस वीडियो में राहुल गांधी भी दिखे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का चेहरा दिखने पर सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिले, क्योंकि पहले से कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान की खबर है। सिद्धू और चन्नी के बीच तो इस मुद्दे पर मनमुटाव की खबरें कई बार उड़ी और अब कांग्रेस के इस नए वीडियो ने सीएम उम्मीदवारों में एक और नाम जोड़ने का इशारा कर दिया, क्योंकि वीडियो में प्रताप बाजवा पहली बार किसी बड़ी भूमिका में नजर आए और संकेत मिले कि पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार बनने की लड़ाई चौतरफा है, जिसमें 3 नामों के बाद प्रताप सिंह बाजवा का नाम जोड़ने की भी खबर है। प्रताप सिंह बाजवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा इस बार गुरदासपुर की कादियान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि आला कमान से उन्हें इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। यही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा, इस बारे में अंतिम फैसला आला कमान करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ेगी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने ट्विटर पर एक पोल कराया और 4 विकल्प देकर पूछा है कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। इस पोल में जो विकल्प दिए गए थे उनमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू के अलावा सुनील कुमार जाखड़ का नाम शामिल था, लेकिन बाजवा का नाम नहीं था। सौभाग्य की एक बात यह कि पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद पर खींचतान बढ़ती जा रही है। पहले चन्नी और सिद्धू के मनमुटाव की खबर और अब बाजवा की एंट्री ने सियासी समीकरण बदलने के संकेत दिए हैं। मुंबई और दिल्ली में ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी।
पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिया है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है आपका। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात के तापमान में फॉल होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गईं। उन्हें ताजा रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने ये शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के एक बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। अब्दुल्ला आजम ने ओवैसी की पार्टी के 100 सीटों पर लड़ने पर सवाल उठाए और दावा किया कि ओवैसी के ऐसा करने से सरकार बनाने जा रही एक पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। अब्दुल्ला आजम ने इशारों में अपनी ही पार्टी की सरकार बनने की बात कही। 100 सीटों पे लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, सरकार बनते बनते किसी की रोकी जरूर जा सकती है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भड़क गई। MIM नेता असीम वकार ने अब्दुल्ला आजम को नसीहत दे डाली। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। इससे पहले ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया था, जिस पर दोनों पार्टियों में जमकर जबानी जंग हुई थी। सौबात की बात है कि जेल से जमानत पर बाहर आए अब्दुल्ला आजम लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि अब्दुल्ला आजम ने ओवैसी पर एक पार्टी का खेल बिगाड़ने का आरोप लगाया हो। यूपी में ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि अब्दुल्ला आजम मुस्लिम वोटों के बंटने की आशंका जता रहे हैं। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा कि क्या ये चुनावी वादे भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे या नहीं। यह मुद्दा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उठाया था। साथ ही उन्होंने ये दलील दी थी कि मुफ्त चीजों और योजनाओं का बोझ टैक्स भरने वाले आम लोगों पर ही पड़ता है। ऐसे में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त होना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी है। सौबात की एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला दिया था कि लोकतंत्र में जनता के हित में काम करना राजनीतिक दलों का काम है, इसलिए इस तरह के वादे करने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अब कोर्ट ने इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देवबंद का नाम बदलकर देववृंद रखने का मुद्दा गर्मा गया। देवबंद से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह ने वहां का नाम बदलने का मुद्दा उछाला और यह ऐलान किया कि राज्य में दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देववृंद हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और बताया कि वो इसके सबूत मुख्यमंत्री को भी सौंप चुके हैं। हमने और कई नगरों के और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देववृंद कर देंगे। चुनावी माहौल में उछाला गया ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कार्तिकेय राणा को रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। आप शहरों के नाम बदलेंगे, आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, तो यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। लेकिन विपक्ष के हमले से बेपरवाह बीजेपी उम्मीदवार ब्रजेश सिंह अपने प्रचार अभियान में इस मुद्दे को खास तवज्जो दे रहे हैं। सौबात की एक बात है कि पिछले चुनाव में पहली बार बीजेपी देवबंद सीट जीती थी और विधायक बनने के बाद ब्रजेश सिंह ने देवबंद का नाम बदलने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी सौंपने का दावा उन्होंने किया। मगर चुनावी माहौल में फिर से देवबंद का नाम बदलने का मुद्दा उछालने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई।
जेडीयू ने यूपी के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। लता मंगेशकर की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वो अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल हुए। इस दौरान चुनाव के इतिहास पर एक किताब का भी विमोचन किया गया। कानपुर के बिकरू गांव में अर्धसैनिक बल के फ्लैग मार्च के बाद लोग इस बात से खुश हैं कि अब वो बेखौफ होकर अपना वोट डाल पाएंगे। गांव वालों का आरोप है कि इससे पहले गैंगस्टर विकास दुबे की वजह से वो खुलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे ही बिकरू गांव में अर्धसैनिक बल की टुकड़ी फ्लैग मार्च के लिए पहुंची, गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव के लोग हाथों में माला और आरती की थाली लेकर जवानों के पास पहुंचे और टीका लगाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान लोगों ने नारे भी लगाए। यही नहीं, न्यूज 18 की टीम जब गांव के अंदर पहुंची तो वहां भी हालात बदले दिखाई पड़े। लोग बिना किसी डर, बिना खौफ के गांव में घूमते और खुलकर चुनावों पर बात करते दिखाई दिए। 25 साल बाद हम लोग अपने मन से ही यहाँ पर अब खुली इच्छा, खुली आशाएं हम लोगों की हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले वो वहीं वोट देते थे जहां विकास दुबे कहता था, लेकिन अब बिकरू गांव में रहने वालों के लिए वो दौर खत्म हो गया। गांव के लोग साल 2020 में हुए पुलिस वालों की हत्या के खौफनाक मंजर को याद जरूर करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं दिखाई पड़ता। और इसकी एक बड़ी वजह दिखी गांव में पुलिस के जवानों की मौजूदगी। बताया गया कि पुलिस के जवान लगातार गांव में पेट्रोलिंग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने इस बात पर खुशी जताई कि पुलिस के जवानों की मौजूदगी ने उनके डर को खत्म कर दिया। सौभाग्य की बात यह कि कानपुर के इसी बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, जब वो गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए थे। इसके कुछ दिन बाद उज्जैन से गिरफ्तार करके कानपुर लाते वक्त मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। उन पर आतंकियों की एक टोली ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 4 जवानों को चोट आई। हालांकि सुरक्षा बल की गाड़ियों के बुलेट प्रूफ होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां मौजूद एक दुकान पर इसका असर साफ देखने को मिला। उसके शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में भगदड़ मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही एक बड़ा दस्ता वहां रवाना कर दिया गया, जिसने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया। मिनटों के अंदर सेना की कई गाड़ियों ने मिलकर अमीरा कादिल नाम के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया और वहां से गुजरने वाले लोगों की अच्छी तरह तलाशी ली। इसके साथ ही घटना वाली जगह के आसपास हथियारबंद जवान तैनात दिखे, जिनमें कुछ ने हादसे का शिकार हुई सुरक्षा बल की गाड़ी के पहिए को बदला, जिसका टायर ग्रेनेड हमले की वजह से फट गया था। इस दौरान जवानों की एक टुकड़ी वहां गश्त करती भी नजर आई। सौभाग्य की बात यह कि श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल की बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो सड़क पर ही फट पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे जवानों को मामूली चोट बस आई। हालांकि इससे वहां कुछ देर के लिए भगदड़ का माहौल बन गया, जिस पर जवानों ने वक्त रहते काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवाल खास विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह के खिलाफ आरएलडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मनिंदर पाल सिंह का काफिला चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया और इससे पहले कि बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह और उनके समर्थक कुछ समझ पाते, उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हमले से बचने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों की रफ्तार तेज करनी पड़ी, ताकि वो जल्द वहां से निकल सकें। इसके बावजूद कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए। यह हंगामा यहीं नहीं थमा। इसके बाद आरएलडी के झंडे के साथ दिख रहे लोगों ने वहां खूब शोर भी मचाया। इस मामले में अब बीजेपी उम्मीदवार केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। बीजेपी के कब्जे वाली इस विधानसभा सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। सौभाग्य की एक बात है कि सिवाल खास विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जहां मनिंदर पाल सिंह को उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। हालांकि 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र पाल सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। हरियाणा में अगले महीने स्कूल खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से राज्य में 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया। खबर है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत आएगी। अमृतसर में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर एसआईटी ने छापेमारी की।
एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यूपी में शिवसेना गोरखपुर से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक गाड़ी में गांजे का गोदाम ढूंढ निकाला। गाड़ी में 100 किलो से भी ज्यादा गांजा इस तरह से भरा गया था कि देखने वालों के होश उड़ जाएं। क्योंकि कार में न तो कोई बैग दिखा और न ही शक करने की कोई और वजह, लेकिन पुलिस के पास पक्की खबर थी कि गाड़ी में गांजा है। उड़ीसा से बहुत बड़े पैमाने पर इधर गांजा ये ड्रग्स लेके आने वाले हैं। उस वक्त हमको गाड़ी का नंबर वगैरह सब मिला था। तलाशी शुरू हुई तो देखने वालों के होश उड़ गए। गाड़ी के दरवाजे तक में गांजा छुपाया गया था। इसको निकाला गया था और यहाँ पर जो ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जगह पर छुपा कर रखी गई थी। जहां गाड़ी के टूल रखे जाते हैं वहां भी गांजा मिला। ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा, यहाँ से भी ड्रग्स बरामद की गई। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब गाड़ी की पिछली सीट के पीछे एक गोदाम मिल गया। सीट बंद हुई और इतना बड़ा संदूक बन गया कि देखने वालों के होश उड़ गए। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि संदूक का लॉक गाड़ी की डिक्की में था। ये लॉक है और इस लॉक जब तक खुलेगा नहीं तब तक पीछे की सीट खुलेगी नहीं। खबर है कि गाड़ी में कुल 33 लाख का गांजा भरा गया था। अब गाड़ी को गांजे का चलता फिरता गोदाम बनाने के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। सौभाग्य की बात यह कि पुलिस को चकमा देने के लिए नशा कारोबारियों ने नया रास्ता खोजा है। पुलिस के पास इस कार में कई किलो गांजा होने की खबर पहले से थी। इसके बावजूद पुलिस की टीम गांजा नहीं ढूंढ पाई। लेकिन जब गाड़ी में बैठे दोनों लड़कों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर उन्होंने ही गाड़ी में बने गोदाम के दर्शन पुलिस वालों को करवाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी से, जहां बीजेपी जल्द ही एक और लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बीजेपी ने सरोजिनी नगर सीट से स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया है, जो अभी इसी सीट से विधायक हैं। सरोजिनी नगर सीट से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सीट को टिकट दिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी स्वाति सिंह को किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, जबकि नंद गोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट दिए जाने की खबर है। इलाहाबाद उत्तर से हर्षवर्धन वाजपेयी का नाम लिस्ट में हो सकता है। यही नहीं, अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है, जो बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से मैदान में उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में अमनमणि निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिए जाने की खबर है, जबकि बैरिया सीट से सुरेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने की खबर है, जो पिछली बार इसी सीट से जीते थे। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो मुख्य बात है, एक तो दयाशंकर सिंह को टिकट स्वाति सिंह को क्या बाद में देंगे? देखिए, बिल्कुल एक ही सीट से दोनों पति पत्नी दोनों टिकट मांग रहे थे। दयाशंकर सिंह बीजेपी में काफी समय से काम कर रहे हैं। बीजेपी में पिछली बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, जो लगातार मंथन बीजेपी का चल रहा है, उसमें यह कि दयाशंकर सिंह को दे दिया गया और स्वाति सिंह को और कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा जो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह, उन्होंने बीआरएस लिया था, उनको सुल्तानपुर सदर से सीट दी जा सकती है। और इसके साथ ही जो पडरौना, जो आरपीएन सिंह ने जो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तो पडरौना से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लगभग फाइनल सीट मानी जा रही है, क्योंकि पडरौना से ही जो वहां के कद्दावर नेता, पिछड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बीजेपी से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, जो एक झटका माना जा रहा था, तो अब उसको माना जा रहा है कि ये बीजेपी ने एक तरह से उस झटके से उभरकर उसको जो एक गड्ढा भरा था उसको भरने की कोशिश यहाँ पर की है। आरपीएन सिंह जैसे कद्दावर नेता को, जो पिछड़ों के बड़े नेता भी माने जाते हैं कांग्रेस की, तो इन लोगों को सीट मिल सकती है। चौरी चौरा से संगीता यादव जो सिटिंग विधायक हैं, उनको रिपीट किया जा सकता है। ऐसे ही सिद्धार्थ नाथ सिंह सिटिंग विधायक हैं, उनको भी रिपीट किया जा सकता है। शुक्रिया यतेंद्र आपका। मतलब बीजेपी की जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें कुछ की सीटें बदल भी सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बीजेपी सरोजिनी नगर सीट से स्वाति सिंह को टिकट नहीं दे सकती, जबकि स्वाति सिंह अभी इसी सीट से पार्टी की विधायक हैं। खबर है कि इस सीट से उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट मिल सकती है और बीजेपी स्वाति सिंह को किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है या कोई और जिम्मेदारी दे सकती है। इनके अलावा अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को स्वाति सिंह को या तो किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है या कोई और जिम्मेदारी दे सकती है। इनके अलावा अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है, जो बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से मैदान में उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में अमनमणि त्रिपाठी निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, जबकि नंद गोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट मिल सकती है। इलाहाबाद उत्तर से हर्षवर्धन वाजपेयी का नाम लिस्ट में हो सकता है, जबकि लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिए जाने की खबर है, जो राज्य के कानून मंत्री हैं।
तो वहीं बैरिया सीट से पार्टी एक बार फिर सुरेंद्र सिंह को मैदान में उतार सकती है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने मलाड इलाके के एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला किया, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले इस मैदान के उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फौरन मैदान के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार में है, उसका विधायक एक ग्राउंड का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रख रहा है। मगर इस विरोध से बेपरवाह असलम शेख ने मैदान के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी कई होर्डिंग और पोस्टर मुंबई में लगवा दिए, जिन पर टीपू सुल्तान ग्राउंड लिखा नजर आया। बस यही बात बीजेपी नेता राम कदम को अखर गई और उन्होंने शिवसेना पर हमला बोल दिया। ये कैसा शिवसेना का दोगला हिंदुत्व है। बीजेपी नेता के हमले का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सामने आए। जो असलम शेख ने जो वहाँ इनॉग्रेशन कर रहे हैं वो उनके विधायक निधि के काम के हैं। इस पूरे विवाद में बीजेपी को विश्व हिंदू परिषद का भी साथ मिला और उसने भी इसका विरोध करने का ऐलान किया। सौभाग्य की बात यह कि असलम शेख मलाड इलाके से विधायक हैं और उनकी विधायक निधि से ही इस मैदान का निर्माण हुआ, लेकिन मुंबई के नगर निगम बीएमसी के चुनाव से ठीक पहले मैदान के नाम को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी के साथ पीएचपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी के भड़काऊ भाषण का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत करते दिखे और इसी वीडियो में दिए भड़काऊ भाषण पर बीजेपी ने आदिल चौधरी को निशाने पर ले लिया। बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा, आगे ये 100 बार सोचेंगे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 384 बहादुरों को वीरता पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल 12 शौर्य चक्र दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उन किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने का ऐलान किया जिनके पास खेती के लिए अपनी जमीन नहीं है। किसानों को यह रकम राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मिलेगी। सुबह गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल किसानों को इसकी पहली किस्त जारी करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले सेना ने श्रीनगर के कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में वहां के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बड़ी खबर आई यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरपीएन सिंह का बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए तो झटका माना ही जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जवाब माना जा रहा है, क्योंकि आरपीएन सिंह की कुशीनगर में अच्छी पकड़ मानी जाती है। खबर है कि वो स्वामी प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका कोई करीबी वहां से स्वामी प्रसाद को चुनौती दे सकता है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, तो ये पडरौना की लड़ाई तय हो गई मतलब? जी किशोर, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरपीएन सिंह न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो न सिर्फ यूपीए कार्यकाल के एक सुलझे हुए मंत्री थे, बल्कि वो कांग्रेस का एक चेहरा थे, कांग्रेस की विचारधारा के एक चेहरा थे। और जब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में चले आए हैं, बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर लिया है, तो वो वैचारिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जी, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी में चुनाव से ठीक पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने आरपीएन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया था, जिसके अगले ही दिन आरपीएन सिंह बीजेपी का हिस्सा बन गए। उन्हें यूपी में पार्टी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी ज्वाइन कराई। इस मौके पर यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। आरपीएन सिंह का जैसे ही बीजेपी में स्वागत हुआ, उन्होंने घड़ी की ओर देखा। माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा शुभ मुहूर्त देखने के लिए किया। बीजेपी का हिस्सा बनने के बाद आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ने पर खुलकर बात की। वो पार्टी जिसमें मैंने काम किया, वो पार्टी उस तरह की रह नहीं गई और उस सोच की रह नहीं गई, इसीलिए मैंने उस पार्टी को त्यागा है। लेकिन कांग्रेस नेता उनके अचानक उठाए गए इस कदम से बहुत नाराज दिखे। I don't think this is meant for the coward, and like Priyanka ji has said, you need to be on your toes. आरपीएन सिंह करीब 32 साल तक कांग्रेस में रहे। माना जा रहा है कि उनके आने से बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दे पाएगी, क्योंकि खबर है कि वहीं से विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कुशीनगर की पडरौना सीट से बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरपीएन सिंह को मैदान में उतार सकती है।
इसके अलावा एक खबर यह भी है कि अगर आरपीएन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़े तो वो अपने किसी करीबी को वहां से चुनाव लड़वा सकते हैं और खुद राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। उन्हें वहां का राजा कहा जाता है और वो वहां से साल 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, 2009 में जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते थे तो उस समय उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही हराया था और मनमोहन सरकार में मंत्री बने थे। जिसके बाद कुशीनगर की पडरौना सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह की मां मोहिनी देवी को बड़े अंतर से मात दी थी। और जैसे ही आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के नेताओं ने उन पर हमले तेज कर दिए। सबसे ज्यादा हंगामा मचा झारखंड में, जहां आरपीएन सिंह के पास ही कांग्रेस प्रभारी का पद था। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने आरपीएन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और वहां की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने तो ट्विटर पर लिख दिया कि आरपीएन सिंह की बीजेपी के साथ सांठगांठ पिछले 1 साल से थी। साथ में उन्होंने यह भी लिखा कि उनके जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की साझा सरकार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दोनों पार्टियों में फासले बढ़े हैं और अब कांग्रेस के नेता इसके लिए आरपीएन को ही दोषी बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर चुटकी लेने का मौका नहीं चूका। इस तरह की बातें अगर किसी प्रभारी के बारे में बताई जा रही है विधायक दल के लोगों के द्वारा और उस पर शीर्ष नेतृत्व संज्ञान न ले तो फिर ये शीर्ष नेतृत्व किस काम का। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने नया प्रभारी बनाने में भी देर नहीं की। सोशल मीडिया पर अविनाश पांडे को प्रभारी बनाने से जुड़ी चिट्ठी भी डाल दी गई। सौभाग्य की एक बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने और आरपीएन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कुशीनगर में दोनों ही नेताओं का दबदबा माना जाता है और दोनों ही नेता समय समय पर वहां अपनी ताकत भी दिखा चुके हैं। फर्क बस इतना है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह दोनों की पार्टियां बदल चुकी हैं।